क्या आपने कभी सच में रुककर गहराई से सोचा है कि हम झगड़ा आखिर क्यों करते हैं? सच बताऊं, क्या हर बहस की जड़ सामने वाला इंसान ही होता है या फिर हमारी अपनी भाषा, हमारा लहजा, हमारे चुने हुए शब्द? ज्यादातर हम यही मान लेते हैं ना कि समस्या तो लोगों में है, उनके व्यवहार में है, उनकी आदतों में है। लेकिन क्या हो अगर असली समस्या कहीं और हो? अगर हम अपनी भावनाओं को, अपनी जरूरतों को सही तरीके से बयान ही नहीं कर पाते? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दुनिया की एक बेहद ताकतवर और जीवन बदल देने वाली किताब के बारे में। नाम है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। इसे लिखा है मशहूर मनोवैज्ञानिक मार्शल रोजनबर्ग ने। ये किताब सिर्फ कम्युनिकेशन की नहीं है, ये हमें इंसानियत की, समझ की और असली सहानुभूति की एक नई भाषा सिखाती है। रोजनबर्ग कहते हैं कि ज्यादातर झगड़े, तनाव, दूरी इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम आरोप लगाते हैं, जजमेंट करते हैं, गुस्से से हमला करने वाले अंदाज में अपनी बात रखते हैं। हम कहते हैं, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो या तुम कभी नहीं समझते। ऐसे शब्द सुनते ही सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है, बचाव में आ जाता है और फिर बात समाधान की तरफ नहीं बल्कि और ज्यादा टकराव की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे बिना गुस्सा किए, बिना किसी पर इल्जाम लगाए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपनी बात साफ, मजबूत और सम्मान के साथ कही जा सकती है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन उनका असर पूरी तरह बदल जाता है। क्या आप तैयार हैं इस नई भाषा को सीखने के लिए? क्योंकि ये सिर्फ बातचीत नहीं बदलती, ये रिश्ते बदल देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। ये वाक्य सुनने में तो बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर गहराई से देखें तो यही शब्द हमारे रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, ये वाक्य तथ्य नहीं है, ये आरोप हैं। इनमें गुस्सा है, जजमेंट है और एक तरह का अंतिम फैसला छिपा होता है। जब हम कहते हैं तुम कभी या तुम हमेशा, तो हम सामने वाले को एक लेबल चिपका देते हैं और जैसे ही किसी इंसान को लेबल लगता है वह तुरंत बचाव में आ जाता है। बातचीत यहीं से बहस में बदल जाती है। मार्शल रोजनबर्ग, जिन्होंने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन लिखी है, कहते हैं कि लोग बुरे नहीं होते, उनके पास बस अधूरी जरूरतें होती हैं। ये विचार कितना गहरा है ना? हम ज्यादातर व्यवहार देखकर ही व्यक्ति का पूरा चरित्र तय कर लेते हैं। अगर कोई देर से आ गया तो हम सोच लेते हैं कि ये गैर जिम्मेदार है। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो हम मान लेते हैं कि इसे हमारी परवाह ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? असल में हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई जरूरत छिपी होती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बार बार काम में डूबा रहता है और परिवार को समय नहीं दे पाता, तो शायद उसकी जरूरत सुरक्षा की हो या सफलता की। अगर कोई गुस्से में चिल्ला रहा है तो हो सकता है कि वो सम्मान या समझे जाने की जरूरत महसूस कर रहा हो। हम सिर्फ शब्द सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे की भावना और जरूरत को नहीं देख पाते। यही वो जगह है जहां से समस्या शुरू होती है। हम अपनी भावनाओं को सीधे सीधे व्यक्त नहीं करते। हम ये नहीं कहते, जब तुम देर से आते हो मुझे अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि मुझे भरोसे और महत्व की जरूरत है। इसके बजाय हम कहते हैं, तुम कभी टाइम पर नहीं आते। पहला वाक्य दिल से आता है, दूसरा वाक्य हमला करता है। पहला बातचीत खोलता है, दूसरा उसे बंद कर देता है। अक्सर झगड़ा इसलिए नहीं होता कि समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि इसलिए होता है कि हमने अपनी भावनाएं और जरूरतें स्पष्ट रूप से बयान ही नहीं की। हम अपने दर्द को आरोप के रूप में पेश कर देते हैं, अपनी निराशा को आलोचना में बदल देते हैं और सामने वाला हमारी बात सुनने के बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। परिणाम दूरी, गलतफहमियां और लंबी चुप्पी। जरा सोचिए, जब कोई आपसे कहता है तुम कभी मेरी इज्जत नहीं करते, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? शायद तुरंत उदाहरण देने लगते हैं, अरे मैंने तो ऐसा ऐसा किया था। आप खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति कहे, जब तुम मजाक में मेरे काम को छोटा बताते हो मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे सम्मान की जरूरत है। तो क्या आपका रिएक्शन अलग नहीं होगा? यहां कोई हमला नहीं है, यहां सिर्फ सच्ची भावना है और सच्ची भावना के सामने इंसान का दिल थोड़ा नरम पड़ जाता है। हमारी परवरिश भी इस समस्या का बड़ा हिस्सा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है।
हम जजमेंट की भाषा में सोचने लगते हैं। हम कहते हैं आलसी, स्वार्थी, गैर जिम्मेदार, संवेदनहीन। लेकिन ये शब्द किसी की जरूरत को व्यक्त नहीं करते, ये सिर्फ उसे दोषी ठहराते हैं, और दोष हमेशा दूरी पैदा करता है। रोजनबर्ग ये भी बताते हैं कि जब हम दूसरों को जज करते हैं तो हम अपनी खुद की जिम्मेदारी से बचते हैं। अगर मैं कहता हूं तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैं अपनी भावना की जिम्मेदारी सामने वाले पर डाल देता हूं। लेकिन सच तो ये है, मेरी भावना मेरी अपनी है। सामने वाले का व्यवहार एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन गुस्से के पीछे मेरी कोई अधूरी जरूरत है, शायद सम्मान की, शायद सहयोग की, शायद ध्यान की। इस नजरिए से देखें तो हर झगड़ा एक अवसर बन सकता है। अवसर अपनी असली भावना पहचानने का, अवसर अपनी जरूरत को समझने का, अवसर बिना आरोप लगाए अपनी बात रखने का। लेकिन इसके लिए हमें रुकना होगा। तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ी देर ठहरकर खुद से पूछना होगा, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और मुझे सच में क्या चाहिए। समस्या इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमारी जरूरत अपने आप समझ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि लोग बिना कहे समझ लेंगे, और जब वे नहीं समझते तो हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन किसी को दोष देने से पहले हमें यह देखना चाहिए, क्या हमने अपनी जरूरत स्पष्ट रूप से कही थी, या हम सिर्फ संकेत दे रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि सामने वाला अंदाजा लगा ले। रिश्तों में स्पष्टता बहुत जरूरी है, लेकिन स्पष्टता का मतलब कठोरता नहीं है। स्पष्टता का मतलब है ईमानदारी से अपनी भावना व्यक्त करना। जब हम ये समझ लेते हैं कि लोग बुरे नहीं होते, बस उनकी जरूरतें अधूरी होती हैं, तो हमारा नजरिया बदलने लगता है। हम गुस्से के पीछे का दर्द देखने लगते हैं, आलोचना के पीछे की पुकार सुनने लगते हैं। तो असली समस्या कहाँ है? समस्या इंसानों में नहीं, हमारी भाषा में है। समस्या घटना में नहीं, उसकी व्याख्या में है। समस्या सामने वाले के व्यवहार में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम उस व्यवहार को कैसे समझते और व्यक्त करते हैं। जब हम आरोप की जगह समझ को चुनते हैं, जजमेंट की जगह भावना को रखते हैं, और दोष देने की जगह जरूरत को पहचानते हैं, तभी संवाद बदलता है। और जब संवाद बदलता है तो रिश्ते भी बदलने लगते हैं। यही इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है। झगड़े का असली कारण शब्दों में छिपा होता है, और समाधान भी उन्हीं शब्दों में मौजूद है, बस उन्हें बदलने की जरूरत है। तो चलिए अगले भाग में देखते हैं कि ये नई भाषा कैसे सीखी जा सकती है। अब सवाल ये है, अगर समस्या हमारी भाषा में है तो समाधान क्या है? यहीं पर मार्शल रोजनबर्ग एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली मॉडल देते हैं। उन्होंने अपनी किताब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में इसे विस्तार से समझाया है। ये मॉडल सिर्फ 4 आसान चरणों पर टिका है: ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स और रिक्वेस्ट। सुनने में ये 4 शब्द बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से दिल से अपनाया जाए तो ये रिश्तों की पूरी दिशा बदल सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं, धीरे धीरे, गहराई से। 1. ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण। पहला कदम है सिर्फ तथ्य बोलना, बिना किसी जजमेंट के, बिना अपनी राय मिलाए, बिना व्याख्या किए। हम ज्यादातर जो देखते हैं उसे तुरंत अपनी कहानी में बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, तुम हमेशा फोन में लगे रहते हो। ये तथ्य नहीं है, ये आरोप है। हमेशा जैसे शब्द सुनते ही सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। वो अब आपकी बात सुनने की बजाय ये साबित करने में लग जाता है कि मैं हमेशा फोन में नहीं रहता। एनवीसी हमें सिखाता है कि हम सिर्फ वही कहें जो हमने सच में देखा या सुना है। जब मैं तुमसे बात कर रहा था और तुम फोन की स्क्रीन देख रहे थे। ये वाक्य पूरी तरह जजमेंट फ्री है। कोई लेबल नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस एक साफ, स्पष्ट अवलोकन। ऑब्जर्वेशन का मकसद यही है, बातचीत की शुरुआत ऐसी करें कि सामने वाला खुला रहे, बंद ना हो जाए। 2. फीलिंग्स यानी भावनाएं। दूसरा कदम है अपनी सच्ची भावना को पहचानना और ईमानदारी से व्यक्त करना। हम में से बहुत से लोग अपनी भावनाओं को ठीक से समझते ही नहीं। हम गुस्सा कह देते हैं, लेकिन उसके पीछे शायद दुख हो, निराशा हो या गहरा अकेलापन हो। जब हम कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो सामने वाला इसे हमला समझ सकता है। लेकिन अगर हम कहें मुझे दुख होता है, मैं खुद को अनदेखा महसूस कर रहा हूं, तो ये दिल से निकली बात लगती है और सुनने वाला कनेक्ट कर पाता है। यहां बहुत जरूरी बात समझिए, भावना और आरोप बिल्कुल अलग चीजें हैं। मुझे लगता है तुम गैर जिम्मेदार हो, ये भावना नहीं, ये जजमेंट है।
लेकिन मैं निराश महसूस कर रहा हूं, ये असली भावना है। अपनी फीलिंग्स व्यक्त करना हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा इंसान बनाता है। जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं तो सामने वाला भी इंसान की तरह जवाब देता है, दुश्मन की तरह नहीं। 3. नीड्स यानी जरूरतें। तीसरा कदम और शायद सबसे गहरा, अपनी जरूरत को पहचानना। रोजनबर्ग कहते हैं कि हर भावना के पीछे एक जरूरत होती है। जरूरत पूरी हो तो हम खुश होते हैं, जरूरत अधूरी रहे तो दुख, गुस्सा या निराशा आती है। मिसाल लीजिए, अगर आप अनदेखा महसूस कर रहे हैं तो शायद आपकी जरूरत ध्यान या कनेक्शन की है। अगर आप निराश हैं तो हो सकता है सहयोग या विश्वसनीयता की जरूरत हो। जब हम कहते हैं मुझे कनेक्शन और ध्यान की जरूरत है, तो हम सामने वाले को दोष नहीं दे रहे, बस अपनी सच्चाई बता रहे हैं। जरूरतों को पहचानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही बातचीत को असली गहराई देता है। अगर हम सिर्फ व्यवहार पर अटक जाते हैं तो सतह पर ही रह जाते हैं, लेकिन जब हम जरूरत तक पहुंचते हैं तो जड़ तक पहुंच जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जरूरतें सार्वभौमिक होती हैं। हर इंसान को सम्मान चाहिए, समझ चाहिए, सुरक्षा चाहिए, प्यार चाहिए। जब हम जरूरत की भाषा बोलते हैं तो हम एक साझा मानवीय जमीन पर खड़े हो जाते हैं। 4. रिक्वेस्ट यानी अनुरोध। चौथा और आखिरी कदम, एक स्पष्ट, सकारात्मक और व्यावहारिक अनुरोध करना। यहां बहुत से लोग गलती कर देते हैं। वे मांग करते हैं, अनुरोध नहीं। मांग में दबाव होता है, अनुरोध में विकल्प होता है। मिसाल देखिए, तुम अभी फोन रखो, ये आदेश है। क्या तुम 5 मिनट के लिए फोन रख सकते हो ताकि हम शांति से बात कर सकें? ये अनुरोध है। रिक्वेस्ट हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम बदल जाओ, ये बहुत अस्पष्ट है। लेकिन क्या तुम आज रात 10 बजे तक घर आ सकते हो? ये बिल्कुल साफ है। रिक्वेस्ट का मकसद मजबूर करना नहीं, बल्कि सहयोग के लिए आमंत्रित करना है। अगर सामने वाला मना भी कर दे तो बातचीत खत्म नहीं होती। आप फिर से उसकी जरूरत समझने की कोशिश कर सकते हैं। पूरा उदाहरण एक साथ। अब इन चारों को जोड़कर देखिए। जब मैं तुमसे बात कर रहा था और तुम फोन देख रहे थे, मुझे दुख और अकेलापन महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे ध्यान और कनेक्शन की जरूरत है। क्या तुम 5 मिनट के लिए फोन रख सकते हो ताकि हम आराम से बात कर सकें? देखा आपने? कहीं कोई आरोप नहीं, कहीं तुम हमेशा या तुम कभी नहीं, बस एक ईमानदार, स्पष्ट और दिल से निकला संवाद। यही है एनवीसी की असली ताकत। ये मॉडल सिर्फ शब्द बदलने का तरीका नहीं, ये सोच बदलने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, जज करने से पहले समझें, दोष देने से पहले अपनी जरूरत पहचानें। जब हम ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स और रिक्वेस्ट को अपनाते हैं तो बातचीत लड़ाई नहीं रहती, वो समझ की एक खूबसूरत प्रक्रिया बन जाती है। बस यही है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की असली ताकत। 4 छोटे कदम लेकिन प्रभाव जिंदगी भर का। तो क्या आप तैयार हैं इन 4 कदमों को अपनी जिंदगी में आजमाने के लिए? क्योंकि एक बार जब आप ये भाषा बोलना शुरू कर देंगे, रिश्ते अपने आप बदलने लगेंगे। इस पूरी किताब का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत संदेश यही है, एम्पैथी इज हीलिंग, यानी सच्ची सहानुभूति में ही असली उपचार की ताकत छिपी हुई है। शब्द घाव दे सकते हैं, लेकिन सही तरीके से सुने गए शब्द घाव भर भी सकते हैं। और यही बात मार्शल रोजनबर्ग अपनी किताब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में बार बार दिल से समझाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना, जब कोई गुस्से में है, दुखी है या बहुत परेशान लग रहा है तो हमें तुरंत उसे ठीक करना चाहिए। हम कहते हैं, अरे छोड़ो यार, इतना मत सोचो, तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए, चलो कुछ और बात करते हैं। हमारा इरादा बिल्कुल साफ होता है, लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम सुनने की बजाय ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं, और यहीं से वो इंसान और दूर चला जाता है। रोजनबर्ग कहते हैं, लोगों को सलाह से कहीं ज्यादा जरूरत होती है समझे जाने की। जब कोई व्यक्ति अपने दर्द लेकर आपके पास आता है तो वो समाधान नहीं मांगता, वो बस एक संवेदनशील उपस्थिति चाहता है। वो चाहता है कि कोई बिना जजमेंट के उसकी बात सुने, बिना ये कहे कि तुम्हें गलत हो, बिना ये बताए कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आपको सामने वाले से सहमत होना पड़े। इसका मतलब है आप उसकी भावना को सच में पहचानें और उसे ये एहसास दिलाएं कि उसकी बात आपके लिए मायने रखती है। मिसाल लीजिए,
अगर कोई कहता है मुझे लगता है कोई मेरी कद्र नहीं करता, तो हम अक्सर जवाब देते हैं ऐसा नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन एक एम्पैथेटिक जवाब कुछ ऐसा हो सकता है, क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी मेहनत को देखा ही नहीं जा रहा? बस ये छोटा सा बदलाव सामने वाले के दिल में तुरंत जगह बना देता है। वो महसूस करता है हाँ, कोई तो समझ रहा है। जब आप किसी की बात बिना जजमेंट के सुनते हैं तो उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। गुस्सा अक्सर एक ढाल होता है जिसके पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा होता है। अगर आप ढाल पर हमला करेंगे तो वो और मोटी हो जाएगी, लेकिन अगर आप उस ढाल के पीछे छिपे दर्द को देख लेंगे तो ढाल अपने आप नीचे आ जाती है। एम्पैथी का एक और बहुत जरूरी पहलू है खुद के प्रति सहानुभूति। हम अक्सर अपनी ही भावनाओं को दबा देते हैं। खुद से कहते हैं मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मैं बेवजह परेशान हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन एनवीसी हमें सिखाता है पहले खुद की भावना को स्वीकार करो। जब हम खुद को समझते हैं तभी हम दूसरों को सच्चे अर्थों में समझ पाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई आपको सच में ध्यान से सुनता है, आपकी आंखों में देखकर, बिना बीच में टोके, बिना मोबाइल छुए, तो कैसा लगता है? आपको लगता है मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी आवाज मायने रखती है। यही एहसास हीलिंग की शुरुआत है। कई बार समस्या तुरंत हल नहीं होती, लेकिन दिल हल्का हो जाता है, और जब दिल हल्का होता है तो समाधान की राह अपने आप खुलने लगती है। एम्पैथी का मतलब है जजमेंट की भाषा छोड़कर भावना और जरूरत की भाषा अपनाना। अगर कोई कहता है तुम बहुत स्वार्थी हो, तो हम जवाब दे सकते हैं क्या तुम निराश हो क्योंकि तुम्हें सहयोग की जरूरत है? इस तरह हम आरोप के पीछे छिपी जरूरत को देख लेते हैं, और जैसे ही जरूरत सामने आती है बातचीत का पूरा स्वर बदल जाता है। ये आसान नहीं है क्योंकि हमारी आदत है तुरंत जवाब देने की। हमें लगता है अगर हमने तुरंत कुछ नहीं कहा तो हम कमजोर दिखेंगे, लेकिन सच्ची ताकत प्रतिक्रिया में नहीं, सुनने में है। एम्पैथी धैर्य मांगती है। वो मांगती है कि हम कुछ पल के लिए अपने अहंकार को किनारे रखें और सामने वाले की दुनिया में कदम रखें। रोजनबर्ग ये भी बताते हैं जब हम एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि उनके पीछे की भावना और जरूरत को महसूस करने की कोशिश करते हैं। हम खुद से पूछते हैं कि ये व्यक्ति अभी क्या महसूस कर रहा है और उसे इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। यही सवाल पूरी बातचीत को बदल देते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब दोनों लोग सुने जाने का एहसास करते हैं। जब कोई बार बार चिल्लाता है तो शायद इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसे कभी शांतिपूर्वक सुना ही नहीं गया। अगर पहली बार कोई उसे सच में ध्यान से सुन ले तो वो चिल्लाना बंद कर सकता है, क्योंकि उसका असली मकसद जीतना नहीं, समझना है। एम्पैथी हीलिंग क्यों है? क्योंकि वो इंसान को ये एहसास दिलाती है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा दर्द देखा जा रहा है, तुम्हारी भावना को महत्व दिया जा रहा है। और जब ये एहसास होता है तो आंतरिक तनाव कम होने लगता है, गुस्सा धीरे धीरे नरम पड़ता है और संवाद का दरवाजा खुल जाता है। इस भाग का सार यही है, संवाद की असली ताकत शब्दों में नहीं, सुनने में है। जब हम बिना जजमेंट, बिना सलाह, बिना सुधारने की कोशिश के सुनते हैं तो हम सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे होते, हम संबंध बना रहे होते हैं। और संबंध ही हर संघर्ष का सबसे गहरा समाधान है। इसलिए अगली बार जब कोई आपके सामने गुस्से में हो, दुखी हो या शिकायत कर रहा हो तो तुरंत जवाब देने की बजाय रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं अभी इस इंसान को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं या सच में उसे समझने की। क्योंकि याद रखिए, एम्पैथी कोई कौशल नहीं है, ये एक उपस्थिति है, और यही उपस्थिति रिश्तों को तोड़ने से बचाकर उन्हें जोड़ने की ताकत देती है। तो चलिए अगले भाग में देखते हैं कि हम इस एम्पैथी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। क्योंकि एक बार जब आप सच में सुनना सीख जाते हैं तो दुनिया आपके लिए बदल जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये किताब आखिर आपकी जिंदगी क्यों बदल सकती है? देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये आपको बेहतर तरीके से बोलना सिखाती है, बल्कि इसलिए कि ये आपको एक बेहतर इंसान बनना सिखाती है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यानी एनवीसी कोई आम कम्युनिकेशन की ट्रिक नहीं है, ये सोचने का तरीका है, जीने का तरीका है। मार्शल रोजनबर्ग ने इसे इतने प्यारे और सरल शब्दों में समझाया है कि दिल को छू जाता है। सबसे पहला और सबसे गहरा बदलाव, आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बाप और बच्चों का, दोस्तों का या ऑफिस के सहकर्मियों का,
हर रिश्ता आखिरकार संवाद पर ही टिका होता है ना? जब बातचीत में आरोप लगते हैं, जजमेंट होता है, कटाक्ष होते हैं, तो दरार आना तय है। लेकिन जब वही बातचीत समझदारी से, ईमानदारी से और सहानुभूति के साथ होती है, तो भरोसा गहरा होने लगता है। एनवीसी आपको सिखाती है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, बिना किसी को चोट पहुंचाए। और जब सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है, तो वो भी खुलकर अपनी सच्चाई बता पाता है। यही खुलापन, यही पारदर्शिता रिश्तों को सचमुच मजबूत बनाती है। दूसरा बहुत बड़ा बदलाव, गुस्सा कम हो जाता है। सच में कम हो जाता है। गुस्सा ज्यादातर हमारी अधूरी जरूरतों का ही नतीजा होता है, पर हम उसे पहचानने की बजाय दूसरे पर निकाल देते हैं, है ना? एनवीसी हमें सिखाती है, गुस्से के पीछे छिपी असली भावना देखो, असली जरूरत देखो। जब आपको एहसास हो जाता है कि आपको असल में सम्मान चाहिए, सहयोग चाहिए, ध्यान चाहिए, तो आपका पूरा फोकस दोष देने से हटकर समाधान ढूंढने पर चला जाता है। धीरे धीरे गुस्सा कम होने लगता है। आप रिएक्शन देने की बजाय रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं, और ये छोटा सा फर्क आपकी मेंटल पीस को बहुत गहराई से बदल देता है। तीसरा, आपका कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सामने वाले ने समझ ही लिया होगा, लेकिन अस्पष्टता ही तो गलतफहमियों की जड़ है। एनवीसी का वो फेमस 4 स्टेप मॉडल आपको स्पष्टता सिखाता है। क्या हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी जरूरत क्या है, और आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब बात इतनी साफ हो तो कंफ्यूजन की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, इमोशनल स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, और ऑफिस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, टीम वर्क सचमुच बेहतर हो जाता है। चौथा बदलाव, सेल्फ अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। ये किताब सिर्फ दूसरों को समझने की नहीं, खुद को समझने की भी है। जब आप अपनी फीलिंग्स और नीड्स को सच में पहचानना शुरू करते हैं, तो खुद के साथ ज्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं। समझ आता है कि आपको सच में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ये आत्म जागरूकता आपको बेटर डिसीजंस लेने की ताकत देती है। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में बहने की बजाय अपनी इनर ट्रुथ के हिसाब से जीने लगते हैं, और यही तो असली फ्रीडम है दोस्तों। पांचवा, लीडरशिप और पेरेंटिंग दोनों में गहरा बदलाव आता है। एक अच्छा लीडर वो नहीं जो डराए, बल्कि वो जो ट्रस्ट बनाए। जब लीडर अपनी टीम की फीलिंग्स और नीड्स को समझता है, तो वर्कप्लेस में रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन का माहौल बनता है। और पेरेंटिंग में तो एनवीसी का जादू और भी कमाल करता है। जब माता पिता डांटने फटकारने की बजाय बच्चे की भावना को समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे ज्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंट बनते हैं। वे डर से नहीं, समझ से सीखते हैं। घर का माहौल शांत, प्यार भरा और सहयोगी हो जाता है। ये किताब आपको ये सिखाती है कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, समझने में है। समाज हमें अक्सर यही सिखाता है कि जो जोर से बोले वही मजबूत है, लेकिन सच तो ये है, जो धैर्य से सुन सकता है वही सच में मजबूत है। जो अपनी भावनाओं को स्वीकार कर सकता है वही सच्चा साहसी है। जो बिना जजमेंट के सामने वाले को समझ सकता है वही असली लीडर है। और सबसे खूबसूरत बात, ये बदलाव सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं रहता। ये आपके काम, दोस्ती, परिवार और सबसे जरूरी खुद के साथ होने वाले इनर डायलॉग को भी बदल देता है। जब आप खुद से भी नरमी से बात करना सीख जाते हैं, तो सेल्फ क्रिटिसिज्म कम होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। गलतियों को आप दोष की नजर से नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। कल्पना करिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां लोग आरोप लगाने की बजाय अपनी जरूरत साफ साफ कहें, जहां बहस जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो एक दूसरे को समझना, जहां गुस्से के पीछे छिपे दर्द को देखा जाए। ये कोई दूर की आदर्श दुनिया नहीं है, ये हर उस इंसान से शुरू होती है जो अपनी भाषा बदलने का फैसला करता है। और यही वजह है कि ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये पहले आपकी इनर वर्ल्ड को बदलना सिखाती है, ताकि आउटर वर्ल्ड अपने आप बदलने लगे। ये सिखाती है कि शब्द सिर्फ बात करने का जरिया नहीं, रिश्तों का पुल है। अगर सजगता से चुने जाएं, तो ये दिलों को जोड़ सकते हैं। बस एक आखिरी बात, बदलाव रातों रात नहीं आता। एनवीसी एक प्रैक्टिस है। शुरुआत में अजीब लगेगा, धीमा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाते जाएंगे, ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाएगी, तो शांति, स्पष्टता और गहराई अपने आप आपके जीवन में आने लगेंगी। तो अगर आप अपने रिश्तों में सच्ची मजबूती चाहते हैं, गुस्से पर असली काबू चाहते हैं,
बातचीत में स्पष्टता चाहते हैं, खुद को बेहतर समझना चाहते हैं और एक बेहतर लीडर, बेहतर माता पिता बनना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बनी है। क्योंकि आखिरकार असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, दिल खोलकर समझने में है। तो क्या आप तैयार हैं इस नई भाषा को सीखने के लिए? दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके रिश्तों में असली शांति हो, आपकी बात सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि गहराई से समझी भी जाए और आप भी दूसरों को उतनी ही गहराई से समझ सकें, तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। मार्शल रोजनबर्ग ने हमें सिर्फ संवाद का तरीका नहीं दिया, उन्होंने हमें इंसानों को देखने की, समझने की और सचमुच से जुड़ने की एक नई दृष्टि दी है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग बदल जाते हैं, लेकिन असली बात यह है, रिश्ते कई बार इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमारा संवाद कमजोर हो जाता है। शब्द कठोर हो जाते हैं, लहजा भारी हो जाता है और धीरे धीरे दिल बंद होने लगते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें बार बार याद दिलाती है, हर कठोर शब्द के पीछे कोई अधूरी जरूरत छिपी होती है, हर गुस्से के पीछे कोई अनसुनी भावना होती है। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो सिर्फ वाक्य नहीं बदलते, आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। आप तुम गलत हो कहने की जगह मैं क्या महसूस कर रहा हूं कहना सीख जाते हैं। दोष देने की जगह जरूरत को पहचानना सीख जाते हैं। और जैसे ही ये बदलाव आता है, रिश्तों में वो अनावश्यक तनाव अपने आप कम होने लगता है। ये किताब हमें सिखाती है कि संवाद का मकसद जीतना नहीं, जोड़ना है। जब हम बहस जीतने की कोशिश करते हैं तो शायद हम सही साबित हो जाएं, लेकिन ज्यादातर बार रिश्ता हार जाता है। पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो दोनों जीतते हैं। यही इस पूरी सीख का दिल है। जरा कल्पना तो कीजिए, अगर हर बातचीत में आप थोड़ा रुकें, अपनी भावना को पहचानें, अपनी जरूरत को साफ कहें और सामने वाले को भी वही सम्मान दें, तो कितने झगड़े तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकते हैं, कितनी गलतफहमियां बनने से पहले ही सुलझ सकती हैं और कितनी दूरियां बनने से पहले ही मिट सकती हैं। इसलिए बस इतना याद रखिएगा, बोलने का तरीका बदल लीजिए, रिश्ते खुद ब खुद बदल जाएंगे। आवाज ऊंची करने से असर नहीं बढ़ता, समझ बढ़ाने से बढ़ता है। और असली ताकत चिल्लाने में कभी नहीं होती, दिल से जुड़ने में होती है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप तैयार हैं इस नर्म, ईमानदार और समझ भरी भाषा को अपनाने के लिए? क्योंकि यही वो रास्ता है जो शांति, कनेक्शन और प्यार की ओर ले जाता है। धन्यवाद और उम्मीद है कि ये सफर आपके लिए खूबसूरत रहे।